साउंड टेक 7 एक्शन। क्या कांग्रेस पार्टी ये लिख कर देने को तैयार है? वो सीधी चुनौती दे रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, जो संविधान कहता है। अंजना जी देखिए, जबान हिलाने पर तो कोई टैक्स लगता नहीं। जो कवाली बेइज्जती तो आज मोदी जी जबान हिलाकर आए और अनर्गल आरोप लगाकर आए, वैसे ही जुबानी जमा खर्च का काम आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, शाहजाद हमारे साथ एनएसयूआई के समय पे भी रहे थे, हमारे छोटे भाई की तरह ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी आज किया। तो देखिए, बात आपने शुरू की बजट से। मैं तो आशा कर रही थी कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के किसी बजट की कॉपी लेकर आते और हमारे न्याय पत्र की कॉपी लेकर आते और दिखाते कि कहां पर हम ये बात कह रहे हैं कि 15% जो है बजट वो अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा, या कहां पर हमने ये कहा कि न्याय पत्र में ऐसा कोई प्रावधान है कि 15% जो हम नीति बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, वो सीधी सीधी अल्पसंख्यकों के पास जाएंगी। कहीं नहीं था। ऐसा ही कोई दस्तावेज अगर शहजाद पूनावाला भी दिखाते तो उनके सवालों में मैं दम समझकर जवाब देती। जब हमने लिखकर कहीं ये दिया ही नहीं कि 15% हम बजट अल्पसंख्यकों के लिए बनाना चाहते हैं, या हमने ये कहीं लिखा ही नहीं कि आगे जाके हम सारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, तो अब हम उसको लिखकर इनके अनर्गल आरोपों का जवाब क्यों दें? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन 2-3 बातें मैं यहाँ जल्दी से कह देना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि मुसलमानों की तुलना कुत्ते के पिल्ले के साथ करने वाले जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और गरीबों के विरोधी हैं। लगातार इस तरीके की दोगली राजनीति करने के माहिर हैं। तो भैया, पसमंदा मुसलमान हूं, ये तो शाहजाद भी विक्टिम कार्ड बहुत बार खेलते रहते हैं। मोदी जी अमरोहा जाते हैं तो कहते हैं शामी हमारा भाई है क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए। बनासकांठा जाते हैं तो कहते हैं मुसलमान घुसपैठिए हैं। तो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस तरीके का व्यवहार मोदी जी ने कई बार करके दिखाया और वो अब बढ़ता जाएगा। आप देखिए, कोई भी डिबेट, अंजना जी आप तो रोज डिबेट करती है, हल्ला बोल करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक भी आपकी बहस बिना हिंदू मुसलमान किए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पूरी कर ही नहीं सकता। जिस तरह से नरेंद्र मोदी कोई भी अपना भाषण बिना हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान किए हुए पूरा नहीं कर सकते। मैं तो आज कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं मोदी जी ये बता रहे हैं कि कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने अस्पताल बनाए, कितने आईआईटी, कितने आईआईएम बनाए, उस पर वोट मांग रहे हैं। ये बार बार नैरेटिव मुसलमान, मटन, मंगलसूत्र, इस पर क्यों आ जाता है? और मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जब 45 साल में, अंजना जी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है ना, उसकी मार जब नौजवान झेलता है, जब महिलाओं की इज्जत मणिपुर, हाथरस और कर्नाटक तक सुरक्षित नहीं होती, तो महिलाएं कैसा महसूस करती हैं? जबकि वो किसानों के परिवारों पर क्या बीतती है जिनके भाई 700 भाई शहीद हो जाते हैं काले कानून के खिलाफ आवाज उठाते हुए, जो मनरेगा के श्रमिकों को रोज की दिहाड़ी नहीं मिलती, उनके पेट पर लात पड़ती है, तो क्या बीतती है उन पर? वो हर सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक जो बार बार प्रहार छाती पर झेलता है, उसके शौर्य के नाम पर नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं, उनके परिवारों पर क्या बीतती है, ये समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए। ठीक है, शहजाद जी इसका एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। दिल चाहिए अंजना जी, जो नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। और एक पत्थर दिल नेता ही ये कर सकता है कि चुनाव के वक्त में खड़ा होकर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे गांधी जी ने कहा था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के जवाब आंसू सुन लीजिए, पोंछो। जवाब वो अगर मुसलमान है तो उसके आंसू भी पोंछे जाएंगे, वो दलित है उसके आंसू भी पोंछे जाएंगे। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं होता है। सही पकड़े हैं। अब लेके ही जाऊंगे, अनुराग जी और वाजपेयी जी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म, एक सेकेंड, ये शब्द डालने की जरूरत क्या थी? और सभी जानते हैं कि बहुसंख्यक इस देश में कौन है। ये शब्द डालने के पीछे की वजह आप ही समझा दीजिए रागिनी जी, फिर बताइएगा कि कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अंजना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अभी 2 दिन पहले जब नामांकन भरा मोदी जी ने, तो वहां पर एक आप ही के जैसे बड़ी सुप्रसिद्ध महिला एंकर है, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा था। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान कर दूं तो मुझे सार्वजनिक जीवन से त्याग कर देना चाहिए, सार्वजनिक जीवन को छोड़ देना चाहिए।
और वो इतना, मैं समझती हूँ कि उस पर तो अंधभक्तों को भी हंसी आ गई होगी कि भैया झूठ बोला जाए तो ऐसा बोला जाए। और अभी 2 दिन नहीं बीते ये कहे हुए, और आज फिर खड़े होकर अल्पसंख्यक और मुसलमान और हिंदू और बात बजट से शुरू हुई, आरक्षण पर आ गए। मैंने तो आरक्षण पर एक शब्द नहीं बोला और ये आरक्षण पर सफाई भी देने लग गए। अब देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। मेरा प्रश्न शहजाद कुछ और था, पूनावाला रागिनी जी। प्रवक्ता है, रागिनी अच्छा जी, बोलते हैं। एक मिनट, एक लाइन मेरा पूरी कर लूं, प्रश्न। मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूं। एक लाइन बोल लेने दीजिए। तो ये अच्छा बोल लेते हैं। अब ये इनकी बात ज्यादा बड़ी मानी जाए या राजस्थान की उप मुख्यमंत्री की बात ज्यादा बड़ी मानी जाए, जो कह रही है 400 सीट चाहिए तो संविधान बदल दें। अब वो भी छोड़ दीजिए भाई, मोहन भागवत तो सरसंघ चालक हैं, उनकी बात ही मान लेंगे, आरक्षण की समीक्षा करनी ही चाहिए। अनंत हेगड़े भी इनसे ज्यादा बड़े नेता हैं, ज्योति मिर्धा भी इनसे ज्यादा बड़ी नेता। अरे ये लिख के दे रहे हैं, इनके लिखने। अरे मोदी जी ने जो 10 साल तक वादे किए, जब उनकी कोई गारंटी नहीं थी, वो नौटंकी बन गए। तो शहजाद पूनावाला के लिखने ना लिखने से क्या फर्क पड़ता है। अब मेजोरिटेरियनिज्म पर भी आ जाता। देखिए, किसी भी तरह से किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव ना हो। जिस वर्ग की संख्या ज्यादा है, मुझे लगता है उस वर्ग की एक जिम्मेदारी भी लोकतंत्र में बड़ी होती है। घर में भी अंजना जी, अगर बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है या मनमुटाव हो जाता है, तो माँ बाप किसे कहते हैं? बड़े से कहते हैं आपकी जिम्मेदारी है। जो लोकतंत्र को बनाने वाले हमारे लोग थे ना, गांधी जी हो, अंबेडकर हो, नेहरू हो, उन्होंने ये पाठ पढ़ाया गंगा जमनी तहजीब का, और उसको खंड खंड करके जो अंग्रेज तोड़ो और राज करो की नीति चलाते थे ना, डिवाइड एंड रूल, उसको आज चलाने वाले देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सबसे बड़े नेता मोदी जी साबित हो रहे हैं। उनके हर भाषण के साथ ये पता चलता। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, ये लिखने की क्या जरूरत थी? अगर कोई अल्पसंख्यकों की बात करता है तो आप कह रही हैं हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आप बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे लिख रहे हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम करना नहीं है क्या? वो एक समुदाय को टारगेट करना नहीं है क्या? या अंजना जी, इसकी जरूरत थी क्या? देश कानून से चलता है। मैं आपको जवाब दे रही हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, ये नरेंद्र मोदी नहीं कहते। संख्या के आधार पर लोकतंत्र में सबसे बड़ा निर्णय होता है कि नहीं होता है। लेकिन बहुसंख्यकवाद को एक नकारात्मक दृष्टि से देखकर उसके अनुसार योजना और नीति बनाई नहीं जा सकती। ये बात हम कह रहे हैं कि भाई, संख्या किसी की भी कितनी भी हो, उसको न्याय पूरा मिलना चाहिए। उसमें कहा बहुसंख्यक संख्या के आधार पर। अब आप उसको बार बार, उसको भी आप हिंदू और मुसलमान के नजरिए से कौन है बहुसंख्यक? अल्पसंख्यक कहते हैं तो आप उसको भी मुसलमान कहने लगते हैं। अल्पसंख्यक देश में क्या सिर्फ मुसलमान है? क्या सिर्फ मुसलमान? मुझे कौन है? कांग्रेस के न्याय पत्र में कहां पर मुसलमान लिखा था? नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं मुसलमान कह दिया, मुसलमान। आप भी उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, ऐसा मत करें। प्रश्न कर रही हूं, हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, महिला सुरक्षा, किसानों को न्याय, श्रमिकों को न्याय और जातिगत जनगणना, जिसमें कि जितने ओबीसी हैं, जितने पिछड़े वर्ग के हैं, दलित हैं, वो हाशिए पे ना खड़े रह जाएं, इनके आधार पर चुनाव होना चाहिए। तो उस एजेंडा को कृपया आगे ना बढ़ाएं। वो वही बात है। बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। अनुराग भदौरिया जी, आज प्रश्न ये भी तो है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर ये आइडियोलॉजी है बीजेपी की, जिसकी वजह से वो लगातार सत्ता में है। ये उनकी विचारधारा है कि तुष्टीकरण की वजह से बहुसंख्यकों की अनदेखी इस देश में हुई है, उनको टारगेट किया गया है, और वही दृष्टिकोण पीएम आगे ले जा रहे हैं। अनुराग जी, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? देखिए कमाल की बात है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, विकास पे ना चर्चा डिबेट होगी, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी रैली में बात करेंगे। बात लास्ट में आके वही हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान पे आके रुक गई है। आप देखिए 99% डिबेट किस पे हो रही है? हिंदू मुस्लिम पे हो रही है। इसके पहले भी तो था ना बातें, तब क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब उनको एहसास हो गया है ना कि अब देश की जनता ने, सभी पूरी हिंदुस्तान की जनता ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है। और ये लिख लिख के बहुत चीजें देते हैं। इन्होंने तो लिख के इतनी चीजें दी थी जिसमें एक भी पूरा नहीं किया। इन्होंने लिख के दिया था ना, याद होगा आपको, इस बार आएंगे, अब की बार किसकी सरकार, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की बार लिख के दिया था ना। क्या महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपने तो लिख के दिया था ना कि हम आएंगे कि यहाँ 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे। कहां गया लिखा हुआ? जनता खोज रही है, लिख के दिया था, कहां चला गया वो? फिर आपने कहा था आएंगे, दुगनी इनकम किसान की कर देंगे, लिख के दिया था ना, कहां चला गया लिख के दिया हुआ?
किसान फिर आपने बोला था आपकी आएंगे, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, आपके महिलाओं पे अत्याचार की बात की तो लिख के दिया था ना, कहां चला गया लिखा हुआ? और जहां लिखने की बात कर रहे हैं ना आप, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मुद्दा बनाना चाहते हैं। जब इनको टीडीपी के साथ मेल जोल करके सरकार वहां बनानी है, गठबंधन है, टीडीपी ने 4% वुमेन यहां पे मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कही है, तो क्यों उनके साथ खड़े हैं आप? जेडीएस ने भी 4% मुसलमान रिजर्वेशन की बात की, क्यों उनके साथ खड़े हैं? बताइए। ये बोलोगे ना मंडल कमीशन, जब यहां बीपी सिंह की सरकार थी, गिराने वाली कौन? भारतीय जनता पार्टी। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, इन्होंने सरकार गिरा दी थी। ये बोलोगे जो मुद्दे के अपने हिसाब से गढ़ना चाहते हैं। कभी कहेंगे कि हम इस देश के अंदर में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, फिर राष्ट्रवाद देखेंगे नहीं फैल हो रहा है, तो फिर कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम राष्ट्रवाद की नहीं, हम तो यहां पे नफरत की राजनीति करने के लिए आए हैं। फिर वो डिवाइड, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा कराने लगेंगे। गजब बेइज्जती है। के भैया आप करना क्या चाहते हो देश के साथ, ये तो बता दो ना। आप ना दलितों के बारे में बात करते हो, ना पिछड़ों के बारे में बात करते हो, ना अति पिछड़ों के बारे में बात करते हो, ना गरीबों के बारे में बात करते हो, ना छात्रों के बारे में बात करते हो, ना युवाओं के बारे में बात करते हो, ना महिला समस्या पे बात करते हो, ना किसान पे बात करते हो। ये भैया सब हिंदुस्तानी हैं, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है। इन पे क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? इनकी परेशानी पे क्यों नहीं बात करना चाहते? यही तो हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आप हमारी समस्या पे चर्चा क्यों नहीं, हमारी समस्या पे बात नहीं करोगे। आप मुद्दों को सिर्फ डाइवर्ट करने की बात कर रहे हो। रोज सुबह से लेकर शाम तक आप जाति और धर्म पे राजनीति करने के लिए आ जाते हो। भाई आप विकास की गिनाइए ना, आपने क्या क्या विकास किया। आपसे विकास पूछोगे तो बताओगे हमने शौचालय बनाया। अरे शौचालय कभी आपने देखा है गांव में जाके? वहां पे अगर दीवार है तो पानी नहीं है, पानी तो दीवार नहीं है। फिर आपसे पूछोगे हमने नल से जल दे दिया, जाके देखिए कहीं पे पाइप है तो पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है तो पाइप नहीं है। कभी जाओ तो सही प्रभु, खाली ये एसी कमरे बैठ के नहीं होगा। फिर कहोगे, आपसे पूछा जाएगा हमने घर दे दिए। अरे जाओ, कितनों को घर दिया आपने? कितने हम आपको वीडियो दिखा दें जिनको कह रहे घर नहीं मिला आपने? ये आप गिनाते रहे तो ये कहो ना किसको कितनों को रोजगार दिया, तो पता चल जाएगा आपका फट से। फिर कहोगे नहीं नहीं रोजगार नहीं, आपको हम पीएफओ का डाटा देंगे, प्रोविडेंट फंड वाला डाटा देखिए, फिर आप डाटा दिखाने लगोगे। आपसे बोलेंगे कि आप बताइए यहाँ पे आपने देश के अंदर में हम कहीं 5 ट्रिलियन हमने इकोनॉमी कर दी। अरे भैया यहाँ पे अभी 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जिंदा रखने पर मजबूर कर रहे हो। अरे लाइन में लगा रहे हो, 5 ट्रिलियन अनुराग इकोनॉमी हमने कर दी। दिखाइए। क्यों हिला डाला ना। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो जो अच्छी अच्छी चीजें जिसकी होंगी लेके सब लागू किया जाएगा। सबकी अच्छी अच्छी चीजें मिला के तो 5 किलो पे काहे टोक रहे हैं? और हम उसको लागू करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तहत, लिखेंगे नहीं फर्जी। तो 5 किलो पे काहे टोक रहे हैं जब 10 किलो देना है तो? अरे तो हम नौकरी भी देंगे ना उनको, हम नौकरी भी देंगे। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि लाइन में लगा देंगे और हम माहौल बनाएंगे। हम रोजगार सृजित करेंगे, रोजगार देंगे, महिला समस्या। अब सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट अंजना जी, एक सेकंड। ये ना एक फोटो लेके घूमते थे, याद है अंजना जी? एक फोटो लेके घूमते थे, आपको याद होगा, गायत्री प्रजापति की रोज दिखाते थे। आज उनकी पत्नी को लेके वोट मांग रहे हैं अमेठी में। शर्म नहीं आती है लोगों को? ये महिला अत्याचार पे जिस पे बात करते हैं उनके साथ मिलकर आज ये वोट मांग रहे हैं। जिस महिला पहलवान के साथ जिस पे आरोप लगता है उसके घर में टिकट देते हैं, और जिसकी फोटो लेके घूमते थे उसकी बेबी की उनकी पत्नी के साथ मिलके आज यहाँ पे वोट मांग रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लेते हैं, जो महिला के साथ अत्याचार करते हैं उनके साथ अपने साथ ले लेते हैं। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। अब देखिए, अगर एजेंसी काम ना करे तो ये 35 करोड़ ऐसे ही घूमता रहता चुनाव के टाइम पे। अब जाकर मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। फिर कैसे ये जो आरोप आप लोग लगाते हैं, क्या वो बेबुनियाद नहीं ठहरता? अगर 1 करोड़ मतलब आम आदमी तो कल्पना नहीं कर सकता, वो लाख कमाने के लिए जिंदगी खपाता है। यहाँ 35 करोड़ बरामद हुए थे। हाँ, सही कह रही हैं अंजना जी। आम आदमी ये भी कल्पना नहीं कर सकता कि अडानी और अंबानी कितने टेम्पो में भर भर के काला धन पहुंचा रहे, किस किस को पहुंचा रहे थे। अब मोदी जी की कठपुतलियां हैं, देखिए ना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, वो जाएंगी विपक्ष के लोगों के घरों में, छापे मारेंगी, नोट। मैं तो कह रही हूँ जिसने बेईमानी की वो पकड़ा जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पर भैया खुद तो जब मरघट में 24 घंटे लाशें जल रही थी, देश के लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, तब जिस कंपनी ने कोविशील्ड बनाई, 52 करोड़ रुपया उससे चंदा लेकर मरने के लिए छोड़ दिया, मौत पर भी मुनाफाखोरी कर ली। वो 52 करोड़ भी अगर दिख जाता ना अंजना जी, तो भी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। पर अब इस ईडी और सीबीआई को एक बार अडानी अंबानी के घरों पर जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर ये टेम्पो खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए। एक बात, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं ये अनाज पर भी जल्दी से बोल दूं, फिर आप आगे चले जाइएगा। आपने देखा होगा एक बरेली का वीडियो लगातार कल से बहुत वायरल हो रहा है। एक चौकीदार है वीरेंद्र सिंह, वो खड़ा है, उसकी पिटाई हो रही है, उसको गिरा दिया जाता है। 2 पुलिस गार्ड के जो लोग हैं उसे पीटते हैं और कहते हैं अरे सरकार का मुफ्त राशन खाते हो और सरकार को वोट भी नहीं देते हो। ये सच्चाई है इस देश की। वो दलित चौकीदार, उसकी पिटाई होती है,
ये राशन कहाँ से दिया जा रहा है? ये मोदी जी और अमित शाह जी कोई जायदाद बेचकर नहीं राशन दे रहे हैं। जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, और वो जा कहाँ रहा है मैं जानना चाहती हूँ। ये मुफ्त का अनाज हम तो 10 किलो देंगे, हमने देकर भी दिखाया कर्नाटक में, पर ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन जो दिया जा रहा है, उसके बावजूद भूखमरी में हमारा देश विश्व गुरु बनता जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर पहुंच गए। तो किन के गोदामों में जा रहा है, किन धन्ना सेठ की तोंद फुला रहा है ये अनाज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन सवालों पर बहस नहीं होगी, उस चौकीदार वीरेंद्र पर बहस नहीं होगी जिसको पीटा जा रहा था और कहा जा रहा था अनाज लेते हो तो मोदी को वोट करो। ये सब क्या गोरख धंधा चल रहा है लोकतंत्र में, इस पर अगर विपक्ष पूछेगा तो हाँ, छापा मारे जरूर हो जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।